दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निवेश में आज हम बात करेंगे उद्यमिता और निवेश की। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्यमिता और निवेश दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। उद्यमिता से निवेश जुड़ा हुआ है। एक अच्छा उद्यमी अच्छा निवेशक हो सकता है, एक अच्छा निवेशक अच्छा उद्यमी भी बन सकता है। तो इन दोनों में किस तरह से संबंध है और कैसे आप इसमें सामंजस्य बिठाएं, इस विषय पर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञों को। आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल के बाहर के दर्शक यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर ये नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन कॉल्स के लिए, हम तैयार हैं। आप भी फ़ोन करने के लिए तैयार रहिए। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं हमारे विशेषज्ञों से। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी। कृष्ण कुमार शास्त्री जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उद्यमी हैं और हमारे साथ एक और विशेषज्ञ जो हैं संजीव छाबड़ा जी। संजीव जी, स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी वित्तीय विशेषज्ञ हैं। निवेश से संबंधित आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं फ़ोन कर सकते हैं। संजीव जी तैयार हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप उद्यमिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं, जो आप समस्याएं आपको लगती हैं कि इनका समाधान होना चाहिए, शास्त्री जी से आप पूछ सकते हैं सवाल। शुरू करते हैं संजीव जी। आजकल वर्तमान दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि निवेशक जो हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं और जो ऑनलाइन जिस तरह की प्रोसेस चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह की जानकारियाँ प्रसारित की जाती हैं, उसका भी वो लाभ उठा रहे हैं और निवेश के प्रति जागरूकता में काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसी क्या समय की मांग है कि निवेश की आवश्यकता सब लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए, निवेश में जो आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें यही है कि हर आदमी सोचता है मैं थोड़े पैसे बचाऊं ताकि मैं जब रिटायर हो जाऊं तो मेरे कुछ ऐसा अमाउंट हो जिससे मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरे घर का लोन हो वो मैं चुका पाऊं, या मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं, मेरी रिटायरमेंट शांतिपूर्वक हो जाए। जो आज मैं पैसे कमा रहा हूँ अपनी सैलरी के थ्रू, उन्हीं को मैं बचा के ऐसा कर लूँ कि मेरे नीड्स जो हैं वो मैं ऐसा लगा मेरे को कि मैं सैलरीड ही, अभी भी मेरे को सैलरी हर महीने आ रही है। इसलिए लोग आजकल SIP के रूप से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं और अपने गोल्स फिक्स करने लगे कि मेरे को इतना पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 साल बाद चाहिए या उनकी शादी के लिए 10 साल बाद चाहिए। तो उस हिसाब से प्लानिंग से ही सब SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, क्योंकि एक समय था जब बहुत कम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते थे, समझते थे और समझना चाहते थे जी। पर आजकल काफ़ी जागरूकता देखी जा रही है और निवेश एक ऐसा जरिया है जहां आप अपने धन का भविष्य के लिए सही सदुपयोग कर रहे हैं। जी। शायद इसीलिए लोगों में जागरूकता बढ़ती है। जी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं करंट सिनेरियो शेयर मार्केट का? मार्केट्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे, प्रोवाइडेड कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि मैं 3 साल या 5 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इस लेवल पे भी भले लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत महंगा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच के आ रहे हैं तो प्लीज़ इस मार्केट में भी एंटर मत करिए। रिस्क इस लेवल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपका। जी। लेकिन जो भी निवेशक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो सोच समझ के इन्वेस्ट करें और अपने रिस्क को देखते हुए इधर इन्वेस्ट करें, और लंबे पीरियड के लिए कोई भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। शास्त्री जी, आजकल हमारे यहाँ देखते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स और इस तरह की ये जो स्किल डेवलपमेंट्स वगैरह की बहुत अच्छा एक वातावरण निर्मित हुआ है। इसका असर आप जनता पर किस तरह से देख रहे हैं? सर, जनता पे देख रहा हूँ कि सरकार हमारे देश में की योजनाएं जो हैं वो इतनी अच्छी उद्योगों के लिए आज की स्थिति में है कि पब्लिक का रुझान इन उद्योगों की तरफ बढ़ता जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो आज उद्योगपतियों के सहयोग से बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको कहा जाए कि योगदान उनका है। और हमारी देखते देखते हमें सब नज़र आ रहा है कि उद्योगों से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है जो हमारे देश की प्रगति में सहयोग करता है। मतलब एक उद्योगपति व्यक्तिगत विकास ही नहीं करता, सिर्फ आर्थिक विकास, वो अपने समाज का, अपने देश के विकास में भी पूरा योगदान देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देश में योगदान तो है ही उसका, साथ में सामाजिक तौर पे भी देखा जाए। इसके अलावा जो नए युवा हैं
उनको जो है मोटिवेशन मिलता है इससे कि हम कैसे उद्योग शुरू करें, कहाँ करें। इस हिसाब से देखा जाए तो उद्योग, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उद्योगपति होना बहुत गर्व का बिल्कुल सही है। और शायद यही वजह है कि एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी कुछ युवा आ रहे हैं आगे और सफल भी हो रहे हैं। बिल्कुल कई सफल ऐसे हो रहे हैं। उदाहरण हैं जो बहुत कम समय में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना बिजनेस जमा लिया है, और वो रोज़गार का एक क्षेत्र है। रोज़गार के जितने सोर्सेज होते हैं जी। वो एक उद्योग से प्राप्त होते हैं। हाँ जी। और इस तरह से आप क्या मानते हैं कि एक उद्योगपति रोज़गार के साधन निर्मित करता है और देश के विकास में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है? देखिए, उद्योग शुरू तो कर दिया जाता है, उसके साथ सबसे बड़ा योगदान जो उद्योगपति का होता है वो खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है कि एक किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में उसे फिज़िकली खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। कर्मचारी तो अपनी जगह रहते हैं, उनके सहयोग से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। उद्योग में जो वर्कर हमारे यहाँ आते हैं, सपोज़ जो सीख नहीं पाते हैं उनको सिखाया भी जाता है, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट तो होता ही होता है। और जिसका जिस की तरफ रुझान रहता है, जहाँ जिसका इंटरेस्ट है, उसमें कंपनी की तरफ से सहयोग मिल रहा है और इस वजह से युवाओं को बहुत ही क्रेज़ कुमार है। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी। हेलो हेलो। मैं ये चाहता हूँ, मेहनत करके उद्योगों में पैसा कमाओगे, निवेश में फ्री का पैसा पाओगे, इससे अपनी जिंदगी बनाओगे। तो जो उद्यमी लोग हैं तो इनको किस खेत में निवेश करना चाहिए? जी सर मेरे को क्वेश्चन संजीव समझ जी। में नहीं मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आवाज़ बहुत कट रही थी। आवाज़ कट रही थी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी नंदस्वरूप जी। तो जी हाँ, आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा। मैं जानना ये चाहता कि जी। उद्यमी लोगों को किस खेत में निवेश करना चाहिए जिससे उनको अच्छा लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। ये पूछना चाह रहे हैं कि निवेश किस तरह से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए ताकि अच्छा उसको रिटर्न मिल सके। देखिए, इस वर्तमान स्थिति में आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन एसआईपी के थ्रू करिए और लंबे समय सोच के करिए, तो आपको निश्चित अच्छा रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। जी, यही सलाह मैं उनको देना ऐसा चाहूँगा। क्यों कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है, एक सरल प्रक्रिया होती है? देखिए, शायद फंड मैनेजर की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण होती होगी। जी, इसमें फंड मैनेजर एक ऐसा आदमी है जो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस्ड है, उसको पूरे इंडियन मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में सब कुछ मालूम है, उनका दिन भर यही काम है। तो वो हम मानते हैं कि वो हमारे गुरु हैं। तो हम अपने गुरु को हम सब इकट्ठा करके पैसा दे रहे हैं। हाँ। जो हमारे बिहाफ पे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए ठीक है, गुरु भी गलती कर सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर हमने 5-10 साल नहीं, के वो परिणाम एक अलग बात हो गई, एक प्रक्रिया अलग बात है। लेकिन फिलहाल यही है कि हम मान लीजिए इतनी जानकारी नहीं रखते इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो वो एक फंड मैनेजर हमारी वो सारी समस्याएं अपने सर पे लेके उनका समाधान करके आपको आगे ले जा रहा है। जी, ये सिंपल फंड है जी, इसका। और उन्होंने स्कीम्स ऐसे फॉर्मुलेट की हुई हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने रिस्क को देखते हुए स्कीम चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी जो मैंने आपको बोल रहा था, उसमें मिनिमम 1000 रुपये रहते हैं। 1000 रुपये की एसआईपी आप हर महीने करेंगे तो मिनिमम 6 महीने का टाइम होता है। और अगर आप अमाउंट की कोई अपर लिमिट नहीं है इसमें, ना ही टाइम की कोई अपर लिमिट है। तो इसमें आप एसआईपी करके, ये नहीं है कि आपने अगर आज लिख दिया मैं 3 साल की एसआईपी कर रहा हूँ तो आपको 3 साल ही चलानी है। आपको और कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े आप एसआईपी को बंद भी कर सकते हैं, अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। संजीव जी, वे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं महत्वपूर्ण, एक निवेशक को निवेश के पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है? सर, उसमें सबसे पहला तो ये है कि मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ इस मार्केट में। और नंबर 3, क्या मैं जो पीरियड सोच रहा हूँ, क्या मैं उतने अमाउंट पीरियड के लिए एसआईपी इन्वेस्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बट अचानक कोई मेरी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, मेरे को साल भर में या 6 महीने में या इमीडिएटली पैसा निकालना पड़ता है। तो उसमें हमें तैयार रहना पड़ेगा कि मैंने जो गोल सेट किए थे वो एक तो मेरे गोल टूट रहे हैं, और दूसरा मैंने जो रिटर्न सोचा था, हो सकता है 6 महीने में वो रिटर्न बिल्कुल ना आए।
आपने जो निवेश किया था हो सकता है वो उतना रिटर्न भी ना आए आपको जितना आपने धैर्य पैसा रखना डाला है। बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखना इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आपने सर से बात की कि मेक इन इंडिया, हाँ जी, आजकल मेक इन इंडिया इतना अच्छा एक मतलब चल रहा है जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, उसमें आप देखिए चाइना छोड़ के सारी कंपनी वाले इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल उसके सही। कारण ही इंडियन मार्केट्स बढ़ रही हैं। लेकिन वर्ल्ड में कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ भी इस मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। तो जी। प्लीज़ पेशेंस रखिए, तो आपको 100% रिटर्न इस मार्केट में वैसे प्राप्त भी होंगे। इन्वेस्टमेंट एक बाजार की गतिविधि पर काफ़ी निर्भर करता है, जी तो उसको भी संभाल के, क्योंकि वो उसी के लिए किया जा रहा जी है हाँ। और एक साइकिल की तरह चलता है। समय अप डाउन होते हैं, जी। लेकिन उस समय धैर्य रखना चाहिए निवेशक को। कई लोग घबराहट में बाहर निकलने की सोचते नहीं हैं, क्या देखिए, वो इस सही है? मार्केट में आप सोचें कि मैं बैंक मेरे को आज कितना 6-7% का रिटर्न दे रहा है एफडी में, मेरे को अगर यहाँ पे 10% के आसपास का रिटर्न मिल जाए 2-3 साल में हर साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो क्या बुरा है। तो जो आदमी मिनिमम 10% सोच के आ रहा है वो प्लीज़ इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और लालच जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा। लालच तो बुरी बला होती है। बिल्कुल। जी, के शास्त्री जी, जिस तरह से अभी संजीव जी ने बताया कि निवेश की शुरुआत संभल के इस तरह से पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए, उद्यमिता पर भी ये बात लागू होती है। अगर कोई नया उद्यमी बनने की राह पर चल रहे हैं युवा, तो क्या क्या ऐसी बातें हैं जो पूर्व तैयारी उन्हें करना चाहिए और एक इकाई स्थापित करने के लिए किस तरह से शुरुआत करें? एक नए उद्यमी बनने के लिए सबसे पहले तो उसे गोल रखना है कि मुझे किस फील्ड में काम करना है, जी। मुझे किस फील्ड में महारत हासिल करनी है। सबसे पहला गोल उसे डिसाइड करना है। उसके बाद उसे कौन सा उद्योग शुरू करना है, कौन सा उद्योग कहाँ शुरू करना है। सबसे बड़ी दिक्कतें आती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल का प्रिक्योरमेंट उसे ये देखना है कि जो मेरे को मेरी यूनिट तक पहुंचने में उसकी लागत कम से कम आए, तभी वह मैं बाज़ार पे प्रोडक्ट को डेवलप करके मैन्युफैक्चर करके सरवाइव कर पाऊँगा। ऐसा नहीं हो लागत कम है बट उस रॉ मटेरियल को उसकी यूनिट तक पहुंचाने में इतना पैसा लग रहा हो कि उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट आता है जब बन के, वो इतना ज़्यादा महंगा है कि उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यूनिट मुझे कहाँ स्थापित करना है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का लेबर मैनेजमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें एक साथ क्लब करके उसे सोचनी है। अगर उसका डिसीज़न बिल्कुल सही है तो मेरे हिसाब से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बहुत अच्छा उद्यमी बनने में रोक सके। मतलब आप अगर कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपनी रुचि देखना पड़ेगी जी। कि आप किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और कहाँ आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। किसकी जानकारी आपको भरपूर है। दूसरी बात, भौगोलिक परिस्थिति भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है। बिल्कुल मान भौगोलिक, लीजिए किसी ऐसे स्थान पर आप कोई शक्कर मिल खोलना चाह रहे हैं जहाँ गन्ने का उत्पादन ही नहीं है, बिल्कुल सही है है ना, सर। या कुछ जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए जी। वो नज़दीकी आपकी अप्रोच में हो हाँ जी। और ट्रांसपोर्टेशन की भी बेहतर सुविधाएं हों, इससे आपके खर्चे कम होते हैं। जी, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जी। कई यूनिटें इस जगह बनती है जहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो जी। उनको स्टाफ मैनेजमेंट करना है कि एक अपना व्हीकल अरेंज कर ले, सारे स्टाफ को एक डेस्टिनेशन पे बुला ले, वहाँ से यूनिट तक ले जाएं, वहाँ से ड्रॉप कर दे। इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो आपका स्टाफ वो आपका ही हो गया हमेशा के लिए कि मुझे इस कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेल करने को मिल रही है। सुविधाओं से समय की बचत भी हो रही है। सुविधाओं से समय की बचत है और पूरी टीम इकट्ठी एक साथ पहुंचती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एक अपने साधन से आ रहा है, दूसरा सरकारी साधन से, तो समय भी आगे पीछे होता है। जी जी। तो कई सारी बातें हैं। फिर योग्यता हासिल करने के बाद आपने जिस क्षेत्र में अध्ययन किया है वो भी काफ़ी मायने रखता है। आपका अनुभव, किस तरह से ये सब बातों को इकट्ठा किया जाए और फिर संपर्क कहाँ करना चाहिए इसके? संपर्क सर, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर जिसका इंटरेस्ट है वो उस पर ढूंढे। गूगल बहुत सपोर्ट करता है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है। किसी से जो मतलब संपर्क में हैं उनसे पूछें। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं लिंक में आ ही जाते हैं जिनकी यूनिट है, उनसे आइडिया लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है। संबंधित विभाग में भी जाके पूरी जानकारी वहीं से लेना पड़ेगी। संबंधित विभाग पूरी जानकारी देता है, जैसे उद्योग विभाग है हमारे यहाँ, वहाँ के किसी भी अधिकारी से बात करें, वो पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। जी जी। तो
संजीव जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं उद्यमिता और निवेश पर, जी। हम अगला सवाल आपसे करेंगे। उसके पहले दर्शकों, समय हो गया कि छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, एक बार फिर हम वापस हैं अपने नन्हे सितारे और ख़ास मेहमान के साथ। आज आपकी मुलाकात कराएंगे नव्या बाथम से, जिन्हें मिली है संस्कृति विभाग की ओर से स्कॉलरशिप अभिनय कला के क्षेत्र में। क्या ये स्कॉलरशिप है, किन्हें दी जाती है, कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस है? ये शिक्षक जो होते हैं वो अपने छात्रों को देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनकी, तो वो एक फॉर्म भरते हैं जो वहाँ CCRT के लिए वहाँ जाता है। वहाँ के जो भी जजेस वगैरह होते हैं वो हमारा एक इंटरव्यू लेते हैं, और उसी इंटरव्यू से बस अगर उनको सही लगता है तो वो करते हैं, वरना नहीं करता है। तो बस उसी से हुआ है मेरा। ससुराल जाना है आखिर तो, चांद पे थोड़ी जाएगी किरण। मेरी कोशिश यही रहेगी कि किरण का तेज कभी कम ना हो, वो सूर्य की भांति चमके। आज के बाद तू घर बैठेगी और तेरा स्कूल जाना बंद। दादा जी, मैंने जो कहना था कह दिया। मैं सिर्फ ये किताबों में या प्लैनेटोरियम में सोलर सिस्टम को नहीं देखना चाहती। अब मुझे वहाँ जाना है जहाँ चांद रहता है। देखिए कुमेरिया प्रोडक्शंस प्रस्तुत जहां चांद रहता है, जल्द आ रहा है सिर्फ DD नेशनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम युवा समय में। वाक़यात की जो कड़ियाँ मेरे जहन में उभर रही हैं, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी के तमाम पोशीदा हालात तुम्हें बता देना मेरे लिए लाजमी हो गया है। हिम्मत जी, आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे कि नेचुरल एक्टिंग और जो रियल एक्टिंग की आप जो बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी उत्सुकता होगी डेफिनेटली कि रियल एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग में क्या फ़र्क है। अभी जैसे अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर आपने सॉर्ट किए हों उसमें। अरे तो उसमें क्या है, अभी गाड़ी आने में बहुत वक्त है। जब वो आ जाएंगे तो उनसे सारे सवालों के जवाब तुम पूछ लेना। हाँ, तुमने ठीक कहा। पर तुम्हें पता है, रास्ते के उस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते जैसे मैंने गाड़ी की आवाज सुनी, मेरी तो जान निकल गई। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। देखिए योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ 7 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। सुभाष घाई DD नेशनल पर लेकर आ रहे हैं एक मेगा सीरियल जानकी। भाई 7 साल के बाद मम्मी पापा बन रहे हैं हम लोग। पहला तो ना बेटा ही होगा। आपको बेटी है। आप इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। देखिए मुक्ता आर्ट्स कृत मेगा सीरियल जानकी जल्द आ रहा है। ब्रेक के बाद निवेश कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उद्यमिता और निवेश विषय पर, और एक बार फ़ोन नंबर्स आपको हम रिपीट किए देते हैं। 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। संजीव जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चॉइस वहाँ मार्केट में दिखती हैं हमको, चाहे शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में या और भी अदर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए द्वार खुले रखे हुए हैं। तो ऐसे में
कंफ्यूज हो जाता है एक निवेशक। एक निवेशक है, अनेक उसके लिए विकल्प हैं। जी। कैसे चयन करें कि उसके लिए कौन सा फंड सूटेबल रहेगा? देखिए, सबसे पहले होता है कि आदमी, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आदमी का गोल जी, वो हर महीने या साल कितने पैसे बचा सकता है अपने। उसके बाद वो चाहता क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट से। कि बहुत से जैसे मार्केट में देखिए, हम सबसे पहला बोलते हैं आदमी को कि आपको एक बैंक में एफडी करनी चाहिए। तो बैंक एफडी सबसे सेफ मानी जाती है। उसको आप रात को भी आप एटीएम के परंपरागत साधन है वो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। आप रात को भी एटीएम चले जाएं, आपको पैसा इमीडिएटली मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसा आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस आपके उसी बैंक अकाउंट में आता है जो बैंक अकाउंट से आपने चेक दिया था। तो सबसे पहले आपका अकाउंट एक बैंक एफडी में आपका निवेश होना चाहिए। उसके बाद आप एक पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। अच्छा। जो निवेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जी। उसमें आपको उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा। अगर आप महीने के 5 तारीख तक उसमें पैसा निवेश कर लेते हैं, भले मिनिमम 500 रुपये भी इन्वेस्ट करें उसमें, तो भी वो पूरे महीने भर का आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता है। और वो बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि वो 15 साल के लिए लॉक हो जाता है पैसा उसमें। और सेक्शन 80C में भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है। वैसे भी बुढ़ापे के सहारे हैं जी। एनपीएस भी बहुत अच्छा है, इस समय लोकप्रिय है। एनपीएस में भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है, पीपीएफ में भी टैक्स रिबेट मिलता है। और जो आदमी ये सोचता है कि नहीं, मेरे को ये ट्रेडिशनल स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, उनके लिए म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट 24 घंटे खुला हुआ है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने के लिए, मैंने पहले भी आपको बोला, मिनिमम 1000 रुपये चाहिए आपको, 6 महीने का मिनिमम टाइम चाहिए। मल्टीपल ऑफ 1000 रुपये टाइम है 2099 तक आप SIP चला सकते हैं आपकी। जी। इसका ये नहीं मतलब कि आपने अगर मान लीजिए 2099 लिख दिया तो आपको पूरे 2099 यानी रफली 70 साल आपको SIP चलानी है। आप बीच में जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप SIP बंद भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वापस चालू कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा उसमें छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, उस रकम को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है? जी। आप SIP, मान लीजिए मैंने 500 रुपये की SIP के मैं उसको 2000 करना चाहूँ या 1000 की है तो 500 करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सर, कंपनी ने आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा। उस पर आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती कि आप कितनी बार अमाउंट ऊपर नीचे कर रहे हैं अपना। बस उसमें यह है कि अगर आपने पैसा 1 साल के पहले विड्रॉ किया तो कंपनीज 1% एक्सिलूड काट के आपको आपका पैसा वापस कर देती। जी। संजीव जी, वैसे तो ये हर उम्र के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, हर उम्र वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या माइनर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी, माइनर भी कर सकते हैं। अब लीगल गार्जियन उनके वो बन जाते हैं, उनके नाम से वो कर सकते हैं। पर उसमें ये है कि अभी तो सेबी ने थोड़े रिलैक्सेशन दे दिया है कि निवेश करते वक्त माइनर का अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आज मैं उनके फादर या मदर के अकाउंट से भी पैसा ले सकता हूँ, बट रिडेम्पशन जब मैं लूँगा तो मेरे को माइनर के अकाउंट में ही पैसा आएगा। तो आजकल हर बैंक वाले माइनर के अकाउंट भी खोलते हैं, जैसे किसी का नाम अंडर गार्जियन फादर या मदर करके अकाउंट खोल देते हैं, तो रिडेम्पशन आपको उसी अकाउंट में ही पैसा देना पड़ेगा। तो आज आप इन पेरेंट के नाम से अकाउंट से इन्वेस्ट कर लीजिए, आप कभी भी 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर आपको देना कंपलसरी है। जी। मतलब ट्रांजैक्शन सारे पेरेंट्स के जरिए होते हैं और उसका जो रिटर्न आता है वो उसके अकाउंट में ही आएगा। जी, वो बच्चे के अकाउंट में। अच्छा, इस बीच अगर वो एडल्ट हो गया है? जी। देखिए, जो बच्चों के नाम पे हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें मिनिमम 5 साल का लॉक इन होता है। अच्छा। निवेश पे। अच्छा। और 5 साल बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं और बच्चा आज भी माइनर है, तो वो फादर के अकाउंट में, मतलब अंडर गार्जियन का जो अकाउंट आपने खोला उसमें पैसा आएगा। और जहाँ बच्चा 18 साल का हो गया है, वो मेजर हो गए हैं, तो आपका बैंक अकाउंट भी माइनर से मेजर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में भी आपको एक एप्लीकेशन देनी है, बिल्कुल, क्योंकि मैं 18 साल का हो गया हूँ, मैं मेजर बन गया हूँ, तो ये मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उनकी एक फ़ोटो, उनका पैन कार्ड की कॉपी और उनके आधार कार्ड की कॉपी, आज की डेट में ये रेगुलेशन हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप देख के उनकी KYC बन जाती है, तो फिर वो नाम उनके नाम चढ़ के गार्जियन का नाम हट जाता है। उसके बाद वो बच्चा जो आज मेजर बन गया वो जो चाहे अपने पैसे का कर सकता है वो। अच्छा, इसमें एज फैक्टर बहुत मायने रखता है ना? निवेश का एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ रिस्क फैक्टर भी साथ में चलता है। जी। हालांकि बहुत सुरक्षा के उपाय हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। तो जिस तरह से जोखिम उठाने के लिए आजकल यूथ काफ़ी कुछ एक इसके लिए सक्षम होता है, और जो सीनियर सिटीजन हैं वो थोड़ा सा कम करते हैं, तो उनके लिए क्या सेक्टर आप बताना चाहेंगे कि जोखिम, कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स का एक रूल है 100 माइनस एज। हाँ। तो जितनी ज़्यादा आपकी एज है, और मान लीजिए आप 70 साल के हो, 100 माइनस 70 आप 30 साल के हो गए, तो आपको सिर्फ 30% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए। अच्छा। बाकी 70% पैसा डेट मार्केट में डालना चाहिए, जो माना जाता है कि सुरक्षित है। तो आप जितने
कम उम्र के हैं उतना ज़्यादा पैसा आपको इक्विटी में जाता है, क्योंकि आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट उतनी ज़्यादा है। आज आप कमा रहे हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो कि मैं थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्ट कर लूँ। तो लेकिन रिस्क, आज जैसे आपका क्वेश्चन है कि मैं रिस्क लूँ, तो उसके लिए जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनको हम स्मॉल कैप फंड्स बोलते हैं, उनमें आप डाल सकते हैं। आप सेक्टर फंड्स में डाल सकते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी उतनी ज़्यादा है। तो बोला वो आपको मार्केट के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करके अंदर और बाहर दोनों करना पड़ेगा। पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए, उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, वो बाहर हैं, वो इंडिया लौट के नहीं आने वाले हैं, तो मैं इस पैसे का क्या करूँगा। तो उनके लिए थंब रूल अप्लाई नहीं करता ये 100 - एज वाला। वो आज भी पूरा पैसा बोलते हैं मेरे इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने सब कुछ कर दिया, बच्चों की शादी कर दी, मेरी लायबिलिटी नहीं है। हाँ, मतलब वो सारी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो चुके हैं और अब वो खुलकर निवेश कर रहे हैं। वो खुलकर निवेश कर रहे हैं जी, तो वो रिस्क ले सकते हैं जी। कृष्ण कुमार शास्त्री जी, एक इकाई स्थापित करने के लिए सबसे पहली, ठीक है, जज्बा आपके पास है, आपकी प्लानिंग भी हो गई है, लेकिन जो एक इसकी मूलभूत आवश्यकता होती है पूंजी जी, व्यक्ति के पास, ठीक है, उसको भी अपना योगदान देना पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा पूंजी लग रही है तो पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है? इनिशियली जिसने प्लान किया हुआ है कि मेरे को एक उद्योगपति बनना है, तो निश्चित रूप से उसके पास थोड़ी बहुत पूंजी होगी, वो इनिशियली उससे स्टार्ट ले। इसके बाद सरकार की बहुत सारी योजनाएं, उद्यमियों को आसानी से लोन उपलब्ध हो जाता है जिसमें सब्सिडी भी मिलती है, वहाँ से लोन ले जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, आजकल गारंटी भी नहीं लगती, और वहाँ से लोन ले। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनका फ़ोन कॉल ले लेते हैं हम। संजय जी हैं भोपाल से। जी संजय जी। सर नमस्कार, सभी तो मैं दोनों दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम किसी भी चीज़ में निवेश करते हैं तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमसे साइन कराते हैं, पर वो भी ये कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छे से पढ़ लें, इसमें भी जोखिम है। तो सर जो एक नया व्यक्ति है वो तो वैसे ही डर जाता है, तो वो नया व्यक्ति किस तरह निवेश करे और इन सब जोखिमों से बच सके और आराम से निवेश कर सके? जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये संजय जी का सवाल है लेकिन सब पर लागू होता है, ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता क्या है संजीव जी, हम देखते हैं जैसे कि बीमा क्षेत्र की पॉलिसी जो होती है ना, उसमें बहुत सारी बातें तो वो बड़े बड़े अक्षरों में बता देते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स कंडीशंस जो होती हैं ऐसी अक्षरों, बारीक अक्षरों में होती हैं कि शायद कोई भी नहीं पढ़ता था। तो हम साइन कर देते हैं साइन कर देते हैं उस पर। वो इतना वो देख के ही घबरा जाता है कि इतनी बारीक अक्षर में कहाँ तक पढ़ूँ, क्या है। फिर वो एजेंट या ब्रोकर होते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं, उनके कहने से कर देते हैं। तो इसमें क्या रिस्क आ सकती है सामने? तो देखिए, सबसे पहले आपको जो आदमी आपसे निवेश करवा रहा है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि ये आदमी मेरे को झूठ नहीं बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद निवेश करने के पहले, जैसे सर ने भी बोला, शास्त्री सर ने भी बोला कि विश्वास होगा तभी वो उसके थ्रू निवेश करेगा। नहीं, जैसे शास्त्री सर ने बोला गूगल पे आजकल सब कुछ मिल जाता है। हाँ। तो आप गूगल भी करके एक बार देख सकते हो कि मैं ये निवेश कर रहा हूँ तो इसके प्लस और माइनस क्या है, तो मेरे फ़ायदा क्या है, मेरा नुकसान क्या है। तो वो एक बार आप जब पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करिए। और वैसे भी अब जैसे इंश्योरेंस की आपने बात की, इंश्योरेंस में ज़्यादातर ये समस्या आती है। 15 दिन का टाइम रहता है, फ्री लुक पीरियड जिसको हम बोलते हैं जी। आप चाहे, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जो बोला गया था और जो पॉलिसी में लिखा हुआ है वो गलत है, तो आप चाहें तो अपना पैसा वापस भी उस 15 दिन के बीच में ले सकते हैं। क्योंकि ये बीमा क्षेत्र में ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है कि जब क्लेम का समय आता है तो क्लेम सेटल करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं सर, क्लेम तो बहुत दूर की बात होगी, वो 5 साल 10 साल बाद या 15 साल बाद की बात है। नहीं, तो वो अगर उसके पहले बेहतर वो समझ लेगा सारी शर्तें, वो उसको कई बार नई जानकारी में रहती है सर। लेकिन वो इन्वेस्ट करने के पहले प्लीज, क्योंकि या तो सब लोग, हालांकि म्यूचुअल फंड में तो अब सारी ट्रांसपेरेंसी है। इंश्योरेंस में भी IRDA ने स्ट्रिक्टली बोला भाई ये रूल्स हैं, आप प्लीज रूल्स पढ़ने के बाद ही साइन करिए। लेकिन ठीक है, हमें क्योंकि आप पे विश्वास है तो हम आप जो बोलते हैं उस पर साइन कर देते हैं। तो प्लीज़ अपना रिस्क वैसे आप पूरा करके ही साइन करें, खुद भी जागरूक रहें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो शास्त्री जी, हम आपसे बात कर रहे थे कि पूंजी की व्यवस्था किस तरह से होती है? पूंजी की व्यवस्था, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि जो उद्योग शुरू करना चाहता है, इनिशियली थोड़ी बहुत उनकी सेविंग्स रहती हैं, वही पूंजी मान के अपन इन्वेस्ट करें। इसके बाद सरकारी मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें नए उद्योगपतियों को बहुत सारे लोन्स अवेलेबल हो जाते हैं। मुद्रा योजना वगैरह काफ़ी कुछ, मुद्रा योजनाएं बहुत है, उद्यमी विकास योजना है, नया उद्यम योजना है। इन सारी योजनाओं में अगर सर्च करें तो उसमें से जो है बहुत सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ से हम अप्रोच करके हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाएं।
इनिशियली हम अपनी यूनिट स्टार्ट करें, वहाँ से जैसे ही फंड आता है आप धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करके अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं। जी संजीव जी, शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारे शब्द ऐसे लोकप्रिय हो चुके हैं, अक्सर पढ़ने सुनने में भी आते हैं। निफ्टी 50 है, ब्लू चिप कंपनी है ना, ये क्या होते हैं? नहीं सर, निफ्टी 50 एक निफ्टी का, हमारे यहाँ पे दो इंडेक्स चलते हैं। एक सेंसेक्स है जो 30 कंपनियों का रहता है, जिसको हम BSE सेंसेक्स बोलते हैं, और निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला है वो निफ्टी 50 कहलाता है। वो 50 कंपनियों का रहता है जो इंडेक्स को फॉर्म करते हैं। उसमें अधिकतर सारी बड़ी कंपनियां हैं, सारे अक्रॉस दी सेक्टर्स हैं। उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी मिलेगी, टेक्नोलॉजी कंपनी भी मिलेगी, स्टील कंपनियां भी मिलेंगी, ऑयल एंड गैस वाली भी मिलेंगी, मतलब सारे सेक्टर्स को कवर करते हैं उसमें। तो इसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। कंपनी बहुत सारी हैं पर कुछ सिलेक्टेड कंपनी हैं जो लिस्टेड हैं। ये वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि उनका अगर इतना AUM हो जाएगा, इतना मार्केट वैल्यूएशन है, तो अभी वो निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती हैं। और ये हर 6 महीने या साल भर में निफ्टी सेंसेक्स वाले उसको डिफाइन करते हैं कि अब ये कंपनी कम हो गई है इसकी वैल्यूएशन, तो उसको हटा के दूसरी नई कंपनीज को ऐड ऑन करते रहते हैं। और दूसरा आपने क्या पूछा था निफ्टी 50 के बाद? हाँ, ये वैसे ब्लू चिप कंपनी होती हैं, ये कौन सी होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज वो हैं जो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। अगर मैं नाम लूँ, सबसे पहले टाटा स्टील हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, मतलब ऐसी जो कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। जो मतलब आप सालों साल देख लें वो कंपनीज टिकी हुई हैं, ना कहीं भागती है, ना उनको कुछ होता है। बिल्कुल। तो एक इन्वेस्टर के लिए कंपनी बहुत मायने रखती है। जी बिल्कुल। किस तरह से उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए, किस तरह से परफॉर्मेंस उसकी चेक की जाए? देखिए, उसमें पहला तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की एक फैक्ट शीट आती है, जिसमें कंपनी वाले के हर पोर्टफोलियो लिखे रहते हैं कि आपने अगर लार्ज कैप में किया है या मिड कैप में किया है या स्मॉल कैप में किया है या किसी भी कॉम्पोजिशन में किया है, उसमें कितने शेयर्स, कौन कौन से शेयर्स में उसने इन्वेस्ट किया है और कितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया है। अच्छा। तो वो पूरा लिखा आता है। तो आप ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है? जी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और हर महीने कंपनी वाले भी आपको ये फैक्ट शीट प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं, उनके पास भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें कंपनी के दफ्तर चले जाएं, उनके यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आप वो पन्ने खोल के हर कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है कि 2% इन्वेस्ट किया है या 5% इन्वेस्ट किया है। कि सभी बोलते हैं कि आप 5% के ऊपर किसी भी कंपनी में या किसी भी ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए उस कंपनी को कुछ हो जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो में असर पड़ता है रिटर्न्स का, तो आप मैक्सिमम 5% के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर मैं 5% करके भी कर रहा हूँ, मेरे को मिनिमम 20 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, तभी मैं पूरे 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। एक कंपनी में 5% से ज़्यादा नहीं कर सकता? एक ग्रुप में भी नहीं कर सकता। अच्छा, ग्रुप में भी नहीं कर सकते? एक ग्रुप में मैं 5% के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो ग्रुप भी बायस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो हम ऐसे करके वो आप रिस्क को हम मिटिगेट करते हैं। बिल्कुल जी। तो दर्शकों, निवेश कार्यक्रम जारी रहेगा। अगला सवाल शास्त्री जी की तरफ हम उन्मुख हों, इससे पहले कि समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में संभव है कैंसर का इलाज। बिना कीमो, बिना रेडिएशन अब दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा राहत। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक अनेक कैंसर मरीज यहां आकर ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। कैंसर रोग के इलाज हेतु आज ही विजिट करें देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम युवा समय में। ब्रेक के बाद निवेश कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। उद्यमिता और निवेश पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शास्त्री जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि स्टार्टअप से जो है योजनाएं हैं वो युवाओं को किस तरह से राह आसान कर रही हैं? स्टार्टअप योजनाएं में जो है युवाओं, उसकी सफलता को आप कैसे देखते हैं? उसकी सफलता को मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे पुरानी जो कंपनियां थी वो पुराने पैटर्न पे काम कर रही थी। आजकल जो नए युवा और नए स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका सक्सेस का रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें फ्यूचर तो बहुत अच्छा है ही,
युवाओं का इसमें आना और इंटरेस्ट लेके उद्योगों में आगे बढ़ना जो है बहुत अच्छी बात है। और नए स्टार्टअप से यही है कि नई एडवांसमेंट के साथ आप किसी भी काम को करें। आज हिंदुस्तान चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसका नतीजा मेरे ख्याल से तो खासकर उद्योग ही है। जी, अच्छा, जिस तरह से उद्योगों के क्षेत्र में भी या पूरे हमारे देश में जितने भी रोज़मर्रा के भी काम हैं, हर जगह नवाचार का प्रवेश एक नई क्रांति लाता है। नवाचार से नई क्रांति आनी है। उद्योगपति को किस तरह से इनोवेशन की तरफ आजकल नए नए आइडियाज़ लोग बाग लाते हैं और वो उद्योगों में लाके उसको कंपनी के रूप में लागू कर रहे हैं और काफ़ी सफल हो रहे हैं। तो नवाचार और इनोवेशन जी का क्या महत्व आप देख रहे हैं? नवाचार का महत्व ये देख रहा हूँ, जैसे पुरानी एक सपोज एक कोई इंडस्ट्री है जो कई सालों से काम कर रही है, पुराने पैटर्न पे ही उसका काम करने का तरीका है, और नवाचार से वो अपग्रेड होता है, उसे और कोई अच्छी मशीनरी मिलती जहाँ 10 आदमी काम करते थे, अगर वह एक मशीन काम करती और उसमें से जो 9 आदमी फ्री हुए वो 9 किसी दूसरे प्रोडक्शन में लगते हैं, तो कंपनी की ग्रोथ इसमें ऑटोमेटिकली बढ़नी है, क्योंकि जहाँ 10 आदमी काम कर रहे थे वहाँ एक मशीन काम कर रही है, वहाँ से 9 बंदे आपके फ्री हुए हैं जो दूसरे प्रोडक्शन पे आ गए, कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। कंपनी बढ़ेगी तो स्टाफ भी बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी तो कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी, सारी सुविधाएं बढ़ती चलेगी। नवाचार का एडवांटेज यही है बेसिकली कहा जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट्स आते जा रहे हैं और कई कंपनियां ऐसी हैं जो उनको अपना लेती हैं, वो बहुत आगे निकल जाती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो परंपरागत तरीके से वहाँ रुक जाते हैं तो शायद वो कंपनी पीछे भी आती है। एक स्टेबिलिटी आ जाती है सर, अगर हम एडवांसमेंट ना करें तो हम एक स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं। हमारा प्रोसेस उतना ही है, एक क्षमता है हमारी 2 दिन में 2 गिलास पानी पीने की तो हम 2 ही पिएंगे, और अगर हम उस क्षमता को 2 की जगह 10 पे ले जाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़नी है जी। कैपेसिटी से ऊपर काम होगा तो ग्रोथ सभी की है, कंपनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ बढ़ेगी। जी संजीव जी, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, ये शब्द भी बहुत सुनने में आते हैं, ये क्या इशारा करते हैं कंपनियों के बारे में? लार्ज कैप कंपनीज जो अभी सेबी ने जो डिफाइन किया है, हाँ, जो हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनीज, अच्छा, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। अच्छा, 101 से 250वीं 250th कंपनी, उसको हम मिड कैप बोलते हैं। अच्छा, 251 से लेके 3000 5000 तक जो कंपनीज हैं, अच्छा, उनको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। जो लार्ज कैप कंपनी हैं जो पहली 100 हैं, उनमें सबसे कम रिस्क होता है। अच्छा, वो रिटर्न्स आपको मीडियोकर रिटर्न्स देते हैं जी, क्योंकि वो शेयर पूरी दुनिया उन पे इन्वेस्ट कर रही है, तो उनमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जो मिड कैप आखिरी की बीच वाली 150 है, 101 से लेके 250, तो 150 कंपनी हुई, उस पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टर। अच्छा, तो वो कंपनीज अब महंगी हो गई हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 150 कंपनीज ही हैं जिसपे आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, और एक फॉरेन इन्वेस्टर भी लगा रहा है, तो वो उतना ही है। स्मॉल कैप अनरिसर्च्ड है पूरा, अच्छा, तो अच्छा, वो रिस्की भी है और सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी सेक्टर में आते हैं। जी, नर्मदापुरम से हेमराज जी टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं। जी हेमराज जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है। सवाल कीजिए। हेमराज जपोरिया बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरा प्रश्न है जी कि सर जी, मैं म्यूचुअल फंड पहली बार कर रहा हूँ। 1000 रुपये मंथली से जी, तो मैंने जानकारी ली थी तो मुझे मल्टी कैप फंड बताया गया था जी, बोले आप 25 साल के लिए करिए, मल्टी कैप फंड है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो सर ये सही रहेगा? क्योंकि मुझे कम से कम 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए सर, 25 साल का मेरा वो है, तो सर इसके लिए मुझे सही मार्गदर्शन चाहिए। जी हेमराज जी, सबसे पहले तो आप म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, निवेश करने लगे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपके उज्जवल भविष्य के लिए, सफल निवेश के लिए, ऐसी उम्मीद है हमें। और संजीव जी, इनका सवाल आपने सुन लिया है ना, काफ़ी कुछ इनके पास रकम भी भरपूर है, समय भी भरपूर है जी, 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और इनका शायद गोल 1 करोड़ रुपए है। हाँ जी, हाँ, लार्ज कैप नहीं, इन्होंने मल्टी कैप बोला। मल्टी कैप में मल्टी कैप फंड सर, अगर आपको मालूम होगा निवेश के पहले, मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो मिनिमम 25% पैसा अपने लार्ज कैप में डालेंगे, 25% पैसा मिड कैप में डालेंगे और 25% पैसा स्मॉल कैप में डालेंगे। ये स्कीम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बाकी जो 25% रह गया है वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो लार्ज कैप में डाले, मिड कैप में डाले या स्मॉल कैप में और डाले। वो मार्केट कंडीशन को देखते हुए वो ऊपर नीचे कर सकता है,
बट मिनिमम रिक्वायरमेंट 25-25-25 तीनों सेक्टर्स में है। अब आपने बोला मैं शायद 1000 रुपये की SIP कर रहा हूँ और मेरा गोल 1 करोड़ है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना इस अमाउंट को धीरे धीरे करके बढ़ा लें, क्योंकि आपका जो गोल है वो तो आपने फिक्स कर दिया, 25 साल भी फिक्स कर दिए। 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर मंथ से आप शायद 1 करोड़ का गोल अटेन नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके पास पैसे बचते जाएँ उसको बढ़ाते जाइए। बट आपने शायद जहाँ तक मैंने सुना था आपने कहा था मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का मल्टी कैप डाला है, स्कीम बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ उस स्कीम में कंटिन्यू करिए। अच्छा, और क्या आप इनको सलाह देना चाहेंगे अपने ये धन को किस तरह से निवेशित करें? सर आप पेशेंस रखिएगा, ये मत सोचिए कि मार्केट आज 62,000 है, कल 50,000 हो गया तो मैं पैसे निकाल लूँ। सर SIP का एक रूल है, जितना ज़्यादा मार्केट गिरता है उतने ज़्यादा यूनिट मेरे को आते हैं, और बीच में अगर 6 महीने भी मार्केट चल गया तो वही जो कम ज़्यादा यूनिट मेरे को गिरे हुए मार्केट में मिले हैं वही मेरा रिटर्न सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, आपका गोल 25 साल का है, बिल्कुल हिलिएगा मत, अपने गोल से इन्वेस्ट करते रहिए। तो क्या इनको पोर्टफोलियो भी समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए? नहीं सर, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप फंड है। अच्छा। तो मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर ने सारी पूरी मार्केट एक तरह से इन्वेस्ट कर ली है। अच्छा। तो लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो मेरे हिसाब से उनको कुछ नहीं करना चाहिए, वहीं जहाँ बने हुए हैं वहीं रहना चाहिए। जी जी जी। शास्त्री जी, MSME काफ़ी सहयोग कर रहा है लोगों को आगे लाने के लिए, उद्यमियों को। MSME से किस तरह से ये योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है? MSME ऑनलाइन में सर MSME पोर्टल पे दिख जाता है जी। वहाँ पे हम जैसे सपोज़ हम एक उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास जगह की, लैंड हमें चाहिए। तो MSME डिपार्टमेंट पे हम सर्च करें, उनके बहुत सारी जगहों पे प्रोजेक्ट्स हैं, हमको जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है दिखेगी, हम वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करें। जैसे ही हमारा नंबर आता है हमें वहाँ से नोटिफिकेशन आती है, उस पर पता चलता है कि इस लैंड का जो भी कॉस्ट रखी है नॉमिनल, उस प्राइस पे हमें वो मिल जाती है। और बेसिक हमारी जो नीड है लैंड की यूनिट शुरू करने के लिए वो वहाँ से शुरू होती है। इसके बाद MSME की गाइडलाइंस हैं, आगे आगे आपको सारी डिटेल्स वहाँ का स्टाफ दे देता है, वो आपको गाइड करता चलता है कि अब आपने ये किया है, नेक्स्ट आपका लेवल ये है, अब आप इंडस्ट्री बनाएं, इंडस्ट्री चलाएं। 6 महीने का पीरियड रहता है लैंड अलॉट होने के बाद। 6 महीने के पीरियड में आप अपनी यूनिट खड़ी करें, कंस्ट्रक्शन ओवर करें, शेड बनाएं, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का जो लोन है वो भी अवेलेबल होता है, वो लेके आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कराएं, फिर स्टाफ का रिक्रूटमेंट करें, वर्कर्स को रखें और अपनी यूनिट शुरू करें। MSME का महत्वपूर्ण योगदान है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। एक यूनिट शुरू करने से पहले क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो वहाँ मांगे जाते हैं? यूनिट शुरू करने से पहले सर सबसे पहले जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके पास आधार होना चाहिए, उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एक उद्योग का रजिस्ट्रेशन होता है, MSME रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, वो रजिस्ट्रेशन वो अपने किसी घर के एड्रेस पे भी करा सकते हैं इनिशियली, और वो फिर बाद में चेंज हो जाता है। वर्किंग प्लेस अलग दिखा सकते हो, ऑफिस प्लेस अलग रहता है, वो हो जाता है। इसके बाद MSME डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता चलता है, और आप इसके बाद जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करते ये सारी लीगल प्रोसेस जो होती है जी, वो क्या उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी आपको लगाना पड़ती हैं? वो प्रोजेक्ट कैसे रिपोर्ट बनवाएं, कौन बनाता है? MSME डिपार्टमेंट से अगर पूछा जाए तो वो बताते हैं, इनके रहते हैं जो ऑथोराइज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टर जो रहते हैं ना, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि आप डिसाइड करके बताओ कि आपका कैसा प्रोजेक्ट आप चाहते हैं, वो आपको प्रॉपरली पूरा प्रोजेक्ट बना के देते हैं। बेसिकली मेरी समझ से जो प्रोजेक्ट बनता है ये किसी पर्टिकुलर लोन के लिए बनता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती है कि आप अपना फिर आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आप कैसे रीपेमेंट करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा आता है कि साहब मैंने फलाना प्रोजेक्ट सोचा हुआ है, ये मेरी लागत है, मैं ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो है सेल भी ज़रूरी है। प्रोडक्ट तो आपने बना लिया बट उसको सेल कैसे करेंगे, वो स्ट्रेटेजी पूरी बना के उस हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल होता है, और उस आधार पे जो है सारी चीज़ें होती चलती। तो दर्शकों, निवेश कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल एक व्यावसायिक अंतराल हम लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में संभव है कैंसर का इलाज। बिना कीमो, बिना रेडिएशन अब दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा राहत। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक अनेक कैंसर मरीज यहां आकर ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। कैंसर रोग के इलाज हेतु आज ही विजिट करें देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम युवा समय में। ब्रेक के बाद निवेश में फिर से स्वागत है आपका। संजीव जी, हम उद्यमिता और निवेश पर बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक उद्यमी जो होता है वो खुद के साथ एक बहुत बड़े यूनिट को, एक मैन पावर को काम पे लगाता है जी। रोजगार के अवसर बढ़ाता है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो अपने पैसे को, अपने धन को काम पे लगाता है जी। इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि ये कैसे संभव होता है कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसको अर्निंग हो रही है? सर, वो जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस करते, वो फंड मैनेजर को पैसे सौंप रहे हैं जो हमारे हिसाब से एक बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी है, तो हम उस पर विश्वास करके उसको पैसे दे रहे हैं। और कंपनी भी ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है, फंड मैनेजर्स, जो बहुत मैच्योर्ड हैं इस मार्केट में, जिन्हें मालूम है कि रिस्क कितना लेना है, कितना नहीं लेना है जी। तो हम उन पर विश्वास करके उनको पैसा दे रहे हैं। तो मैं उनको पैसा दे रहा हूँ और वो मेरे लिए पैसे को काम पे लगा के कमा के मेरे को दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा निवेश में यही है सर, जैसे सर ने भी बोला, पेशेंस रखनी है। मैं लोन ले रहा हूँ, फैक्ट्री चलेगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे भी मेरे को देखना है, तो वो सब करके मेरा फिनिश प्रोडक्ट जब निकलेगा तो उतने टाइम तक मेरे को पेशेंस रखनी है कि हाँ, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो चलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है सर, मैंने आज निवेश किया, मेरे को विश्वास रखना है कि मैंने जो स्कीम चूज़ की है वो चलेगी प्लीज़। मैं क्योंकि मैंने उस पर पढ़ा है, मेरे को मालूम है कि मैंने जो चीज़ चूज़ की है वो अच्छी है। तो हो सकता है आज नहीं चले, 6 महीने बाद चले, बट पेशेंस ही इस गेम में सबसे बड़ी चीज़ जी। शास्त्री जी, शुरुआत करने के पहले जैसे हम कह रहे हैं कि पूंजी की बहुत ज़रूरत होती है, या प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं उसके लिए आपको एक सामने वाले को भी एक सेटिस्फाइड करना है, उसको भरोसा दिलवाना है, विश्वास दिलाना है कि जो आप कर रहे हैं वो सफलता की सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। तो ये किस तरह से उनको भरोसा दिलाया जाता है, या वो क्या क्या ऐसी बातें पूछ, जैसे कि आपने कोई यूनिट स्थापित की तो उसके कोई टेक्निकल आपके पास विशेषज्ञता का सबूत मांगते हैं जी, या अनुभव, किस तरह से वो आगे बढ़ाएं? इसमें ऐसा कुछ नहीं सर, बेसिकली गोल रहता है कि हमें करना क्या है और हमने क्या सोच के आगे बढ़ें। हमने उद्योग स्थापित करना तो सोच लिया, लेकिन डिसाइड नहीं किया कि हम बनाएंगे क्या। फैक्ट्री डाल लूँगा, फैक्ट्री डाल तो लिया आपने, बनेगा क्या उस फैक्ट्री में? तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है कि मुझे इस फैक्ट्री में पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट पे काम करना है। और आपको जब इतनी जानकारी है तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। इनिशियली आप स्टार्ट लोगे और ऑटोमेटिकली जब आप किसी यूनिट में घुस जाते हो तो एक्सपीरियंस वहाँ से ऑटोमेटिकली आता जाता है। तो आपको हिम्मत, हौसला और मेहनत, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है उद्योग चलाने में। आपको ढंग से, मतलब आगे डगमगाना नहीं है कहा जाए, मतलब जज्बा, जोखिम और जाबाजी, जुनून, ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अच्छा, कई ये होता है कि कोई भी संस्था या कोई कारखाना या कोई उद्योग स्थापित करना, चूँकि सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो द्वार खुले हुए हैं, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं सुविधाएं जी। किसी का स्थापित करना एक आसान है, उतना मुश्किल नहीं है जी, लेकिन उसको आगे लंबे समय तक कंटिन्यू करना या उसको स्थापित करके सफल बनाना, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये चुनौतीपूर्ण। तो इस योजना पर किस तरह की रणनीति काम देती है? इसमें रणनीति यही सर, एक तो सबसे पहले उद्योगपति जो बनना चाहता है उसका ऑलराउंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसे मार्केट का ज्ञान हो, उसे रॉ मटेरियल परचेस करनी आती हो, उसे लेबर से काम कराना आता हो, उसे फिनिश गुड्स बनवाना आता हो, उसके बाद सेल करना भी आता हो। तो उसे अनुभव जो चाहिए वो चारों दिशाओं से चाहिए। उस अनुभव के स्केल पे ही उद्योग
सक्सेस हो सकता है। जी, क्योंकि आपको प्रबंधन भी करना है जी, आपको मार्केटिंग भी करना है और आपको निर्माण भी करना है। तो इसमें कि किस तरह से, या ये देखिए टीम वर्क होता है जी, तो एक अच्छी टीम के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, किस तरह से निर्माण पे वो बेफिक्र हो जाए और प्रबंधन कैसे करें? प्रबंधन आसान है सर, आपने डिप्यूट किया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करेंगे। बस आपको डे बाय डे ये करना है कि जैसा समय है उस हिसाब से आपको चलना है। जो डेवलपमेंट्स आज जनता चाहती है आपको उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट उस वर्थ का होना चाहिए जो अपील करे कि इस प्रोडक्ट की कीमत ये होनी चाहिए और है, जो बायर हंसते हुए आपको दे, तभी आप सरवाइव कर सकेंगे। क्योंकि पब्लिक की डिमांड को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पब्लिक के हिसाब से ही चलेंगे तो ही यूनिट सक्सेस, क्योंकि उन्हीं के लिए आप उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। संजीव जी, कार्यक्रम का समय कम होता जा रहा है, समाप्ति की ओर है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि करंट सिनेरियो जो है इस समय शेयर मार्केट का, वो भविष्य के क्या संकेत दे रहा है? सर देखिए, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया। हाँ, तो वो जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके कारण ही जो हमारा शेयर मार्केट आज जिस लेवल पे है, वो मेन रीज़न उसका ये है। अच्छा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं, वो उससे, जैसे सर ने भी कहा, उससे कैपिटल आ रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो वो वापस खर्चा हो रहा है, तो उससे वो पूरा इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो उनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कुछ कंपनी से प्रॉफिट कम आ रहे हैं, वो एक अलग जगह चीज़ है, लेकिन बेसिकली जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है वो इतना अच्छा है कि हम आगे चल के बिल्कुल अपने आप ही निर्भर हो जाएंगे कि हमें कहीं पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, उसी के कारण शेयर मार्केट धीरे धीरे, बल्कि एक समय था जब हम विदेशी निवेशकों पर भी आश्रित रहते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर भारत, आज हम सिप का जो पावर है, जी हाँ, जो पहले हम जो सिप जिसको हम पहले 1000 रुपये जिस हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सर आज की डेट में 14,500 करोड़ तक पहुंच गई है जी, पर मंथ। तो आप सोचिए, इतना पैसा तो आ ही रहा है हर महीने म्यूचुअल फंड्स के पास जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी, तो हमें फॉरेनर्स का कोई पैसे के इतना निर्भर नहीं है हम उन पे कि वही आएंगे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा शेयर मार्केट बढ़ेगा। आज हमारा डोमेस्टिक पैसा ही उनको चैलेंज कर रहा है। जी, तो मतलब निवेश के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं और निवेश ज़रूर करना चाहिए। शास्त्री जी, आपका अनुभव क्या कहता है? दर्शकों तक क्या आपके अनुभव का लाभ पहुंचाना चाहेंगे? क्या टिप्स देना चाहेंगे कि एक अच्छे उद्यमी के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए और किस तरह योजना बनाएं? अच्छे उद्यमी बनने के लिए आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, निश्चय करना है कि हमें करना क्या है और क्या बनाना है, उस पे काम करें। इसके बाद हमें कैसे करना है, उस प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके मैंने बताया कि फिनिश गुड्स तक आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। सबसे बड़ा योगदान इसमें दृढ़ संकल्प का है कि आपको जोखिम लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। आप उद्योग में जोखिम तो है ही, जैसा कि निवेश में भी जोखिम है, वैसे ही उद्योग चलाने में भी जोखिम है। जीवन में ही जोखिम है सर जीवन ही जोखिम से भरा हुआ है। तो जोखिम लेने की क्षमता होना और पैसे से पैसा कमाना ही उद्योग है। जी, तो आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी। संजीव जी आपका और के शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, निवेश में आप जुड़े रहे और अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।